गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में जो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है उसमें अपन पढ़ रहे थे आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन या औजार, ये बिंदु बच्चों अपन पढ़ रहे थे। और जब अपन ने साधनों की बात की थी तो चार आवश्यकताएं निकलकर सामने आई थी। नंबर 1 एंजाइम, नंबर 2 विजातीय या बाहरी डीएनए, नंबर 3 वाहक डीएनए और नंबर 4 सक्षम परपोषी। क्लियर? सबसे पहले साधनों की अपन बात कर रहे थे एंजाइम्स। और बच्चों एंजाइम्स में अपन लयनकारी एंजाइम पढ़ चुके हैं, विदलनकारी एंजाइम पढ़ चुके हैं। विदलनकारी एंजाइमों में जो विस्तार से अपने को पढ़ने थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होते हैं, किसने खोज करी, सबसे पहला कौन सा खोजा गया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का नामकरण, उनके काम करने की विधि, ये सारी कहानी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो बच्चों, कल जब अपन ने पढ़ी थी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम की क्रियाविधि कैसे कार्य करता है, यह अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब देखो बच्चों कंडीशन क्या है, विजातीय डीएनए व वाहक डीएनए दोनों को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से काटा जाना चाहिए। भाई अपन जानते हैं पुनर्योगज डीएनए बनाना है तो उसके लिए किस किस की आवश्यकता है, विजातीय डीएनए की और वाहक डीएनए की। तो शर्त क्या रखी गई है कि विजातीय डीएनए और वाहक डीएनए दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से काटा जाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करें बच्चों? ऐसा इसलिए करेंगे जिससे समान प्रकार के आसंजी सिरे स्टिकी एंड्स बने। एक जैसे ही आसंजी सिरे बनने चाहिए। आसंजी सिरे क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। जो कटे हुए भाग होते हैं उनमें एक किनारे पर एक लड़ीय भाग शेष रह जाता है, उनको बोलते हैं बच्चों आसंजी सिरे। जिससे समान प्रकार के आसंजी सिरे बने, और जब समान प्रकार के आसंजी सिरे बनेंगे तो डीएनए लाइगेज द्वारा आसानी से इन्हें जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जा सकता है। क्लियर? ये तो चलो बच्चों प्रीवियस वीडियो वाली कहानी हो गई। अब एक बात आपको ध्यान देनी है, माना अपन ने कोशिका में से डीएनए का पृथक्करण कर लिया। कैसे करते हैं ये बच्चों मैं आपको आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रक्रम के विभिन्न चरण जब समझाऊंगा तब वहां पर समझ में आ जाएगा। अभी तो आप ऐसे इमेजिन करो, माना हमने डीएनए का पृथक्करण कर लिया। ये मान लो परख नली है, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है। अब इसमें अपन डालेंगे क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अपन जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए का क्या करेगा, पाचन करेगा। ये ऐसे मान लो डीएनए को कट करता है, और कट करने से डीएनए के खंड निर्मित हो जाएंगे।
डीएनए के खंड निर्मित हो जाएगी। अब अपन जानते थे कि अपने को पूरे डीएनए से तो काम है नहीं, अपने को तो बच्चों डीएनए का वो विशिष्ट खंड चाहिए, वो वांछित जीन चाहिए जिससे हमको कोई उत्पाद प्राप्त करना है। तो बच्चों माना हमने अलग किए गए डीएनए पर एक्टिविटी करवाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की, उसने क्या कर दिया बच्चों, डीएनए का खंडन कर दिया। ऐसे इमेजिन कर लो, इसमें मान लो बच्चों ये डीएनए के क्या बन गए, सपोज ये टुकड़े बन गए, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। अदरवाइज तो डीएनए बच्चों इसके अंदर रंगहीन दिखेगा पानी जैसा, उसमें मान लो एंजाइम डाल दिया तो वो टुकड़े कोई अपने को वैसे नहीं दिखेंगे, पर अपन इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो ऐसे टुकड़े बन गए होंगे। अब हमारे काम का टुकड़ा कौन सा है, वो हमको तभी मिलेगा जब अपन इन सारे खंडों को क्या करें, एक दूसरे से अलग अलग करें, तभी तो हमको हमारे काम का खंड प्राप्त हो पाएगा। तो बच्चों ये जो काम होता है, ये काम कौन सी तकनीक के द्वारा करते हैं, ध्यान से समझना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तकनीक का नाम क्या है बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस काम के लिए है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से पाचन के बाद निर्मित हुए डीएनए खंडों के सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो बाकी के एंजाइम मैं आपको समझाऊं, उनके कार्य अपन समझें, उससे पहले बच्चों ये जो तकनीक है, ये जो विधि है, इसको अपन विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या हिंदी में इसको कहेंगे जेल वैद्युत कण संचलन। जेल वैद्युत कण संचलन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का यूज क्या है, किस काम में ली जाती है। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, सेपरेशन और आइसोलेशन, पृथक्करण या विलगन, सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स, सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, डीएनए खंडों के पृथक्करण। तो अपन क्या कह सकते हैं, ध्यान देंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से डीएनए के पाचन के पश्चात, बच्चों ये चीज समझ में आ रही है, पाचन के पश्चात, काटने के पश्चात, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से डीएनए के पाचन के पश्चात डीएनए सेगमेंट्स निर्मित हो जाते हैं, डीएनए सेगमेंट्स निर्मित हो जाते हैं, जिनका क्या किया जाता है, सेपरेशन इस तकनीक द्वारा करते हैं। किस आधार पर, ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए खंडों की साइज या उनकी लेंथ के आधार पर, डीएनए खंडों की साइज या उनकी लेंथ, टुकड़ा छोटा है कि बड़ा है,
लंबाई कम है कि ज्यादा है, उसके आधार पर डीएनए खंडों का सेपरेशन किया जाता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि साहब पुनर्योगज डीएनए तकनीक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या यूज है। आपका आंसर क्या होगा? डीएनए खंडों के पृथक्करण के लिए या विलगन के लिए इस तकनीक को काम में लिया जाता है। क्लियर? अब देखो बच्चों, इस तकनीक में होता क्या है भाई, ये तो अपन ने इसका यूज बता दिया। अब इस तकनीक के द्वारा क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसको एक परिभाषा के रूप में अपन समझ सकते हैं। देखो, सारी जानकारी इसके नाम में ही छिपी हुई है, जेल। ठीक है, जेल। जेल से आप सिंपल सा मतलब लगा लो, जेली नुमा। जेली नुमा कोई क्या होगा बच्चों? माध्यम या आदात्री। जेलीनुमा कोई माध्यम या आदात्री। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस माध्यम में क्या उपस्थित होते हैं? छिद्र उपस्थित होते हैं और विद्युत धारा के प्रभाव से डीएनए खंडों को गुजारते हैं। तो बच्चों, ये जो काम इसके अंदर होता है ना, ये इसके नाम में ही छिपा हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पोर मतलब छिद्र, पोरेसिस छिद्रों में से गुजरना। छिद्र बच्चों किसके अंदर है? जेल के अंदर है। किसकी वजह से गुजरेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा के प्रभाव से जेल में स्थित छिद्रों में से गुजरेंगे। डीएनए के खंड भी हो सकते हैं, आरएनए के भी हो सकते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं। तो एक बच्चों परिभाषा के रूप में मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के खंडों को, प्रोटीन के खंडों को विद्युत धारा के प्रभाव से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के खंडों को विद्युत धारा के प्रभाव से जेल में स्थित छिद्रों से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ बलपूर्वक धकेला जाता है। क्या किया जाता है, वो सारी कहानी बच्चों इन लाइनों में आगे देखो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के खंडों को विद्युत धारा के प्रभाव से जेल में स्थित छिद्रों से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ बलपूर्वक धकेला जाता है। ठीक है, ये बच्चों एक प्रकार से सिद्धांत हो गया किसका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इस सिद्धांत पर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक काम करती है। अब देखो, माना धनावेशित अणु है, माना कोई धनावेशित अणु है, तो धनावेशित अणु किधर गमन करेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड या कैथोड की ओर। माना कोई अणु धनावेशित है तो वो किधर की ओर गमन करेगा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा, मतलब कैथोड की ओर। और माना कोई अणु
ऋणावेशित है तो वो बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड या एनोड की ओर गति करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा और पॉजिटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल होगा वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर। अब अपन जानते हैं बच्चों जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसा होता है? ऋणावेशित। डीएनए कैसा अणु है? ऋणावेशित अणु है। तो सिंपल सी बात है, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बलपूर्वक धकेलेंगे डीएनए के खंडों को तो बच्चों किधर गति करेंगे? एनोड की तरफ। कारण समझ में आ गया? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो डीएनए किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। अब देखो बच्चों ध्यान देंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो अणु सेपरेट होंगे, ठीक है, तो देखो पृथक्कृत होने वाले अणु किस आधार पर पृथक होंगे? अपने आकार, मतलब साइज या फिर लंबाई, लेंथ के आधार पर। किस आधार पर अलग होते हैं? अपने आकार या लंबाई के आधार पर अलग होते हैं। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, तो देखो कम लंबाई या छोटे आकार का खंड, कम लंबाई या छोटे आकार का जो खंड होगा वो तो अधिक दूरी तक गमन करेगा। क्लियर? और अधिक लंबाई या बड़े आकार का खंड होगा वो कम दूरी तक गमन करेगा। आगे बात समझ। तो ये बच्चों बेसिक सिद्धांत हो जाएंगे, कंसेप्ट हो जाएगा जो अपने को पता होना चाहिए। जेल वैद्युत कण संचलन के द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा के प्रभाव से जेली या जेल में उपस्थित छिद्रों में से डीएनए खंडों को गुजारते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है डीएनए खंडों को ही सेपरेट करें, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, किसी के भी टुकड़ों को अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के खंडों को विद्युत धारा के प्रभाव से जेल में स्थित छिद्रों से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ बलपूर्वक धकेलते हैं। ठीक है? धनावेशित अणु होगा वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, ऋणावेशित अणु होगा वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो अपन से क्वेश्चन पूछा जाए डीएनए किधर मूव करता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि डीएनए पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। डीएनए किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ। किस आधार पर अलग होते हैं? अपने आकार या लंबाई के आधार पर। बड़े कम लंबाई का या छोटे आकार का होगा वो अधिक दूरी तक गमन करेगा, और अधिक लंबाई या बड़े आकार का होगा वो कम दूरी तक गमन करेगा। क्लियर? अब बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू डीएनए या आरएनए खंडों को सेपरेट किया जाए, इसके लिए बच्चों सबसे पहली आवश्यकता ही क्या है? जेल का निर्माण किया जाए। अब देखो पूरी तकनीक को मैं डायग्रामेटिकली तुमको समझा देता हूं। ये तो सिद्धांत हो गया कि साहब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस सिद्धांत पर काम करती है। अब कैसे करती है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे जेल का निर्माण। सबसे पहले बच्चों क्या बनाएंगे? जेल बनाएंगे। ठीक है? अब देखो इस जेल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या बनानी है? जेल बनानी है। तो अपन से पूछा जाए जेल काम क्या करेगी, तो देखो जेल एक माध्यम या आधात्री के रूप में कार्य करती है। ठीक है? चालनी प्रभाव
दर्शाती है। जेल एक माध्यम या आधात्री के रूप में कार्य करती है। क्या दर्शाती है? चालनी प्रभाव। अर्थात जेल में स्थित छिद्रों से डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के खंड गुजरते हैं। जेल में स्थित छिद्रों से डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के खंड गुजरते हैं। मतलब जेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनमें से डीएनए, आरएनए या प्रोटीन मूव करेगा। किसके इफेक्ट से? विद्युत धारा के प्रभाव से। किधर मूव करेगा? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। अब देखो बच्चों, जेल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, जो सामान्य पदार्थ काम में लिया जाता है जेल बनाने के लिए, वो है बच्चों एगारोज पाउडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल किसकी बनाई जाती है? एगारोज पाउडर की बनाई जाती है। अब बच्चों ये एगारोज पाउडर क्या है? तो इधर ध्यान दो, यह एगार का परिष्कृत रूप है। जो एगारोज पाउडर है वो फिल्टर फॉर्म है। किसकी? एगार की। ठीक है। और एगार अपन जानते हैं यह एक पॉली सैकेराइड है जो समुद्री खरपतवारों या लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों जेल सामान्यतः किसकी बनाई जाती है? एगारोज पाउडर की। एगारोज पाउडर है क्या? एगार का परिष्कृत रूप है। जैसे आटा है, अब आटे को अपन मान लो बिल्कुल बारीक चालनी से छान ले तो आटे से ही क्या निकलेगी? मैदा। तो एगारोज किससे प्राप्त होगा? एगार से। अब ये जो एगारोज होता है वो एक पॉलीसैकेराइड है जो समुद्री खरपतवारों, लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। और ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर आपको लाल शैवालों के एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए जिनसे एगारोज पाउडर प्राप्त किया जाता है। दो बहुत ही सामान्य उदाहरण हैं। एक तो है बच्चों ग्रेसिलेरिया और एक है बच्चों जिलेडियम। एक तो क्या है? ग्रेसिलेरिया और एक है जिलेडियम। ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं? लाल शैवालों के, जिनसे क्या प्राप्त किया जाता है? एगारोज। क्लियर? अब देखो कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान दो। हाँ, ये तो सामान्य माध्यम हो गया। अगर एक कंडीशन और देखो, अगर डीएनए खंड अत्यंत छोटे हों, अगर डीएनए खंड अत्यंत छोटे हों तो जेल पॉलीएक्रिल एमाइड से बनाई जाती है। आगे क्या बात समझ में? तो आपसे तो यही पूछा जाएगा एगारोज। फिर भी अगर कई बार पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर डीएनए के टुकड़े बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो जेल बनाने के लिए जो पदार्थ, जो रसायन काम में लिया जाता है वो क्या होता है बच्चों? पॉलीएक्रिल एमाइड। अब देखो क्या करेंगे। जेल बनाने के लिए बच्चों जेल प्लेट होती है। इमेजिन करना जैसे माचिस की डिब्बी आती है, माचिस की डिब्बी में जिसमें तीलियां रखी हुई रहती है ना, तीलियां जो रखी हुई रहती, तो अपन जानते हैं वो ऐसे आयताकार या चौकोर बॉक्स है जिसमें तीलियां रखी हुई है। ऐसी ही बच्चों क्या होती है? जेल प्लेट होती है प्लास्टिक की, अलग अलग आकार की क्या होती है? जेल प्लेट होती है। अब जैसे माचिस की डिब्बी में तो चारों तरफ दीवार है, 4 दीवार है। जेल प्लेट जो होती है उसमें 2 दीवारें नहीं होती है, बड़ी वाली जो लंबाई वाली दीवारें होती है ना वो नहीं होती। तो ऐसे इमेजिन कर लो आप, तो प्लास्टिक से बनी हुई प्लेट है जिसमें 2 ही दीवारें हैं,
ठीक है, ऐसी प्लेट को बोलते हैं बच्चों जेल प्लेट। तो क्या करेंगे, जेल प्लेट ले लेंगे, जितनी भी बड़ी अपने को जेल बनानी है उसके अकॉर्डिंग जेल प्लेट ले लेंगे। 2 दीवारें पहले से बनी हुई है और 2 दीवारें अपन सेलो टेप लगाकर बना लेते हैं, उसके चारों तरफ क्या लपेट देंगे, सेलो टेप लपेट देंगे। ऐसी मान लो ये जेल प्लेट हो गई। इसके अलावा एक दूसरा उपकरण होता है जिसको बोलते हैं बच्चों जेल कॉम्ब। ये ऐसा जो ये उपकरण है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जेल कॉम्ब। ठीक है, ये ऐसे मान लो कॉम्ब आता है जो थोड़े चौड़े चौड़े दांतों वाला जो कॉम्ब होता है, बालों को सुलझाने के लिए काम में लेते हैं, उसी प्रकार का उपकरण मान लेते हैं, इसको बोलेंगे जेल कॉम्ब। तो ये तो हो गया बच्चों जेल कॉम्ब और ये हो गई जेल प्लेट। तो ऐसे इस एपरेटस को अपन व्यवस्थित कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, बीकर या फ्लास्क कुछ लेंगे, अब इस प्लेट के अंदर जितना आयतन भरा जा सकता है उतनी मात्रा में ले लेंगे बच्चों आसूत जल। माना इसके अंदर 25 ml पानी भर सकता है, इतना ही इसका इस एरिया है, तो इसमें ऐसे मान लो 25 ml बच्चों क्या ले लेंगे, आसूत जल। क्लियर। अब जितने परसेंट की अपने को जेल बनानी है, 1% की या 0.5% की या 0.2% की, इसके जितने परसेंट की जेल बनानी है उतना एगारोज पाउडर तोल कर, ठीक है, और अपन इसके अंदर डाल देंगे। ये लो साहब, इस आसूत जल में क्या डाल दिया, एगारोज पाउडर। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, आसूत जल ले लिया, इसमें क्या डाल दिया, एगारोज पाउडर। अब यहीं पर ध्यान से समझेंगे बच्चों, इसी में थोड़ी सी मात्रा में अपन ऐड करवाएंगे क्या, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। आगे अपनी बुक में लिखा हुआ है बच्चों, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद पराबैंगनी विकिरणें डालकर ही डीएनए को देख सकते हैं। तो इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करेंगे डीएनए को और फिर उसके ऊपर यूवी रेज डालेंगे, तब ही डीएनए दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ऐसे मान लो जैसे ये मेरा मार्कर है और इसकी नोक पर जितना सा इथिडियम ब्रोमाइड लग सकता है उतना सा इथिडियम ब्रोमाइड बच्चों इसके अंदर डाल देते हैं। आगे बात समझ में। अब ये एगारोज पाउडर आसानी से घुलेगा नहीं, ठंडे पानी के अंदर नहीं घुलेगा, तो क्या करते हैं, या तो माइक्रोवेव ओवन में, या तो माइक्रोवेव ओवन में, या फिर बच्चों हॉट प्लेट आती है, जैसे अपने इंडक्शन चूल्हा आता है ना, वैसी हॉट प्लेट आती है, उसके ऊपर इस बीकर फ्लास्क को रखेंगे तो ये एगारोज पाउडर उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल ऐसे पानी के जैसा ये दिखेगा, मिक्स हो गया। अब इसको बच्चों बिल्कुल ठंडा नहीं होने देंगे, एकदम गर्म को तो नहीं डालेंगे, ऐसे बीकर को अपने हाथ के यूं टच करके देखते रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा अपने को गर्म लगता है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, और जितना अपना हाथ सहन कर सकता है गर्म को, उतना बच्चों ये सेलो टेप भी सहन कर सकती है जो अपन ने प्लेट के चारों तरफ लगाई थी। तो क्या करेंगे, ये जो अपन ने एपरेटस सेट किया हुआ है इसके अंदर अपन इस माध्यम को खाली कर देंगे ऐसे। आ रही बच्चों बात समझ में। इसके अंदर जो ये माध्यम अपन ने तैयार किया है ना, इस गरम गरम माध्यम को अपन इसके अंदर खाली कर देंगे। क्लियर। और 10 15 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसको एज इट इज अपन छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, जैसे जिस प्रकार से अपन घी को गर्म करते हैं तो पिघल जाता है और ठंडा होता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वैसे की वैसे बच्चों ये जो एगारोज पाउडर है वो पानी में घुला है वो इसके अंदर जम जाएगा। ठीक है। फिर सावधानी से इस कॉम्ब को अपन यूं पकड़ेंगे, यहां पर ऐसे अंगुली लगाएंगे और ऐसे धीरे धीरे ऊपर करके इसको बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे अपन इमेजिन कर सकते हैं। ये लो साहब, ये इस प्रकार की प्लेट निर्मित हो गई जिसमें बच्चों जहां जहां पर ये कॉम्ब फंसा हुआ था वहां वहां पर ये गड्ढे निर्मित हो जाते हैं।
इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, यूं अपन सामने से यूं देखें ऐसे फ्रंट में से, तो जहां जहां ये कंगा फंसा हुआ था वहां वहां पर ये गड्ढे निर्मित हो जाते हैं। अब ये जो जेल है ये बच्चों एक माध्यम के रूप में काम करेगी, इसमें क्या होंगे, छिद्र। तो देखो जब तक ये गर्म था तब तक तो ये पानी के जैसा था, जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद बच्चों इस प्रकार से इसमें क्या होता है, कुंडलियां बन जाती है, ये ऐसे मान सकते हैं। ये इस तरीके से जो ये जेल होती है ना, इस जेल के अंदर एगारोज पाउडर की वजह से इस तरीके से क्या बन जाती है, ठंडे होने पर कुंडलियां बन जाती है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स अपन मान सकते हैं, डबल हेलिक्स, द्विकुंडली बन जाती है। ये बीच बीच में सब क्या दिख रहे हैं बच्चों, ये छिद्र। आ रही बात समझ में? जो अपन कह रहे थे ना कि साहब जेल में स्थित छिद्रों से, तो अपन ऐसा मान सकते हैं ये जेल है और इस जेल के अंदर ये सिचुएशन है, इस प्रकार से छिद्र प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर एक समझने वाली बात और है बच्चों, क्या, छिद्रों का आकार, छिद्रों का आकार बच्चों किस पर निर्भर करता है, एगारोज की सांद्रता पर। छिद्रों का आकार किस पर निर्भर करता है, एगारोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। कैसे, ध्यान देंगे, एगारोज कंसंट्रेशन मान लो ज्यादा है तो छिद्र क्या होंगे बच्चों, छोटे। और अगर एगारोज की कंसंट्रेशन कम है तो छिद्र कैसे होंगे, बड़े होंगे। तो जेल में उपस्थित छिद्रों का आकार एगारोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये कहानी कंप्लीट होती है क्या बनाने की, जेल बनाने की। ये अपन ने मान लो जेल का निर्माण कर लिया। अब बच्चों ये जो गड्ढे निर्मित हुए हैं जेल के अंदर, इन गड्ढों के अंदर अपने को डीएनए फिल करना है, डीएनए को भरना है। तो कैसे करेंगे देखो, देखो बच्चों, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कैसी होती है मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे प्लास्टिक से या मेटल से बना हुआ ऐसे टब जैसा अपन मान सकते हैं, क्लियर? ठीक है, इसमें बच्चों ये अंदर चैम्बर बना हुआ होता है, इसमें ये लगे हुए रहते हैं इलेक्ट्रोड। ये ऐसे इमेजिन कर लो आप। तो दो ये इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगे हुए रहते हैं, प्लास्टिक से या धातु से बना हुआ टब जैसा अपन मान सकते हैं, और दो इसमें ये लगे हुए रहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको जैसे अपन मान लेते हैं एनोड और इसको अपन मान लेते हैं बच्चों कैथोड। कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको पीछे बता ही चुका। ठीक है, ये मान लेते हैं कैथोड, ये हो जाएगा एनोड, और ये फिर ऐसे वायर बैटरी से या लाइट से ये ऐसे मान लो यूं जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? अब इसमें बीच में चैम्बर होता है, यहां पर इसमें रख देंगे बच्चों जेल। जेल जो अपन ने प्रिपेयर की थी ना, वो जेल अपन इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, ये अंदर जो ये विलियन भरा हुआ होता है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में जो विलियन भरा हुआ होता है ना, ये ईडीटी है का बफर सॉल्यूशन होता है। बफर विलियन आप जानते ही हो, जिनकी पीएच मेंटेन रहती है, पीएच चेंज नहीं रहती। और किसका होता है, ईडीटीए, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के बफर विलियन इसके अंदर भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये इस जेल के अंदर बने हुए हैं क्या, गड्ढे। ये ऐसा मान लो बच्चों जेल के अंदर क्या बने हुए हैं, ये गड्ढे बने हुए। इस प्रकार से ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट होती है। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, पतला चिकना कागज होता है जिसके ऊपर डीएनए के सैंपल लेते थे। ऐसे मान लो ये कोई परख नली है,
ठीक है, और इस परख नली में है ये डीएनए युक्त विलयन, ऐसे मान लो। जो मैंने आपको बताया था ना डीएनए है और इसमें अपन ने क्या डाल दिया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, तो अपन यही मानेंगे भाई टुकड़े इसके अंदर ही हैं, पर वो कोई अपने को दिखेंगे थोड़ी, उन टुकड़ों को अपने को अलग करना है। तो क्या करते हैं, एक बटर पेपर ले लेते हैं, ऐसे काट के ले लेंगे। बटर पेपर बच्चों पतला चिकना कागज होता है जो पानी को सोखता नहीं, बटर पेपर ले लेंगे, ठीक है। और जैसे ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर से ऐसे थोड़ा बड़ा और थोड़ा मोटा एक उपकरण होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो पिपेट, ऐसे इमेजिन कर लो बच्चों। ये ऐसा सा उपकरण होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो पिपेट। मतलब ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा बहुत कम मात्रा में भी हम आयतन को ले सकते हैं। 5 माइक्रोलीटर है, 0.5 माइक्रोलीटर, इतने कम आयतन को भी अपन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, इधर ध्यान दो। जैसे ये मान लो परख नली है, इसमें डीएनए का सैंपल है और सपोज हमको 5 माइक्रोलीटर की आवश्यकता है, तो पीछे ये नोब रहती है ना, इस नोब से ऐसे घुमा के और इसके ऊपर ये यहाँ पर पैमाना बना हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग 5 माइक्रोलीटर पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिर पीछे से यूं अपन नोब को दबाएंगे, जिसमें से अपने को नमूना लेना है, इसकी नोक को उसके अंदर डिप करेंगे और पीछे से अंगूठे को हटाएंगे, तो उसमें कितना विलियन जाएगा, 5 माइक्रोलीटर ही जाएगा फिक्स। ये काम बच्चों किसकी सहायता से होता है, इस माइक्रो पिपेट की सहायता से होता है। तो माइक्रो पिपेट की सहायता से डीएनए के नमूने लेंगे और उनको बच्चों इस प्रकार से बटर पेपर के ऊपर रख लेंगे, ऐसे। ये बिल्कुल अपने को पानी की बूंद के जैसे ही दिखेंगे, कोई अलग से इनका रंग नहीं होगा। रख लिया। अब बच्चों यहां पर अपन ऐड करवाते हैं मिथाइलिन ब्लू, क्योंकि ये पानी की बूंद जैसी दिख रही है, अंदर भी पानी भरा हुआ है, इन गड्ढों में पानी डला कि नहीं डला ये अपने को पता। भाई अभी एक बाल्टी के अंदर मान लो पानी भरा है और उसमें अपन ड्रॉपर से एक बूंद पानी डाल दे, तो अपने को पता चलेगा कि उसके अंदर पानी कहां पर डला है। तो बच्चों मिथाइलिन ब्लू ले लेंगे और मिथाइलिन ब्लू की भी माइक्रो पिपेट से कुछ मात्रा लेकर और ऐसे इन डीएनए के नमूनों के साथ में मिक्स कर लेंगे मिथाइलिन ब्लू को। आगे बच्चों बात समझ में। अब देखो माइक्रो पिपेट की नोक को टिकाएंगे ऐसे बूंद के ऊपर, पीछे से अपन नोब दबाएंगे और फिर यूं हटा लेंगे, जैसे अंगूठे को हटा रहे ना, तो जो भी विलियन होगा वो किसके अंदर भर जाएगा, माइक्रो पिपेट के अंदर भर जाएगा। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के पास में लाएंगे और सावधानी से गड्ढे के पास में ले जाकर और उसकी नोब को हम दबा देंगे, तो वो नमूना बच्चों किस में भर जाएगा, गड्ढे के अंदर भर जाएगा। सब गड्ढे नीले नीले रंग से भरे हुए दिखाई देंगे, किसकी वजह से, मिथाइलिन ब्लू की वजह से। अब यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक गड्ढे में जैसे ये मान लो नीचे नीचे वाला गड्ढा है, इसके अंदर पहले से ही ज्ञात लंबाई वाला डीएनए खंड, पहले से ही बच्चों ज्ञात लंबाई वाला डीएनए खंड डाल देते हैं, जिसकी लंबाई हमको पहले से ज्ञात हो और जिससे हम तुलना कर सकें कि भाई दूसरे गड्ढों में टुकड़ा छोटा है कि बड़ा है। तो इस एक नीचे नीचे वाले गड्ढे में क्या डाल देंगे, ज्ञात लंबाई वाला डीएनए खंड डाल देंगे। क्लियर। अब अपन पूरी मशीन ये लाइट से कनेक्ट रहती है, बटन दबा देंगे। अब क्या होगा, अपन जानते हैं इस जेल में क्या है बच्चों, छिद्र। जेल में क्या है, छिद्र। छिद्रों में से क्या जाएगा, डीएनए का अणु। किधर जाएगा, एनोड की ओर। क्यों जाएगा, क्योंकि डीएनए पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो इस तरीके से बच्चों नीली नीली सी पट्टियां अपने को दिखाई देगी इस जेल के ऊपर। आगे बच्चों बात समझ, कोई भी पट्टी ऐसे एनोड की तरफ वाले किनारे पर जब पहुंच जाती है तो हम यूनिट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अदरवाइज तो डीएनए इस जेल में से निकलकर माध्यम में गिर जाएगा। मतलब कोई भी पट्टी किनारे तक आ गई, इसका अपने को यह मतलब लगाना है कि जेल पूरी रन हो चुकी है, पूरी की पूरी चल चुकी है। अब इधर ध्यान दो, माना इस गड्ढे में हमने जो डीएनए डाला था वो इस जगह तक गति करके आया, पीछे मैं आपको बता चुका।
जितना ज्यादा बड़ा टुकड़ा होगा उतनी कम दूरी तक गमन करेगा, जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी ज्यादा दूरी तक गमन। अब देखो कोई खंड अगर इससे पीछे ही रह गया, इससे क्या पता चलता है? बताओ बच्चों, इससे क्या पता चलता है कि ये टुकड़ा इसकी तुलना में लंबा है। कोई टुकड़ा इससे ज्यादा आगे तक गति कर गया, इससे क्या पता चलता है कि वो टुकड़े इससे छोटे होते। तो ये तुलना करने के लिए एक गड्ढे में ज्ञात लंबाई वाला डीएनए खंड डालते हैं। क्लियर? अब जेल चलने के बाद क्या करेंगे, जेल को इस यूनिट में से निकालेंगे। एक जेल डॉक्यूमेंटेशन मशीन होती है। ऐसे मान लो बच्चों एक चौकोर छोटे रेफ्रिजरेटर की जैसी मशीन होती है जिसमें ऊपर से यूवी रेज आती है, ठीक है, और नीचे उसमें स्टेज लगा हुआ रहता है, बाहर ढक्कन रहता है। तो जेल को उसके अंदर रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे, कंप्यूटर से वो कनेक्ट रहती है और ऊपर से उसमें क्या आएगी, यूवी रेज आएगी। वो यूवी रेज किसके ऊपर गिरेगी, जेल के ऊपर गिरेगी। तो बच्चों जब वो यूवी रेज जेल के ऊपर गिरती है तो ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, ये सब डीएनए के टुकड़े चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देंगे। डीएनए के खंड कैसे दिखाई देंगे, चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में। लेकिन ये कब संभव हो सकता है बच्चों, ध्यान देंगे, जब डीएनए को ईटीबीआर बताया था, इथिडियम ब्रोमाइड जब जेल बना रहे थे तब अपन ने डाला था, डीएनए को ईटीबीआर से अभिरंजित करने के बाद यूवी रेज डालकर ही देखा जा सकता है। कैसा दिखेगा, चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखेगा। ये बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कहानी कंप्लीट है। अब देखो इसी के आगे एक परिभाषा अपनी बुक में और दी हुई है, इल्यूशन या क्षालन। इल्यूशन या क्षालन। बच्चों इल्यूशन या क्षालन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पृथक किए गए डीएनए खंडों को जेल के टुकड़ों में से क्या कर लेना, अलग कर लेना। ऐसे मान लो ये जेल है, अब जेल के अंदर ये डीएनए के टुकड़े हैं, ऐसे इस डीएनए के टुकड़े के आसपास से कट करके इसको पिक कर लेंगे, इसको काट कर इसको पिक कर लेंगे, इसको काट कर इसको पिक कर लेंगे और फिर रसायनों से उपचारित करके वो जो जेल का मटेरियल है उसको तो हटा देते हैं और शुद्ध रूप से क्या प्राप्त हो जाता है, डीएनए प्राप्त हो जाता है। बस इसी प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, इल्यूशन या क्षालन। साफ साफ परिभाषा का ध्यान रखना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक किए गए डीएनए खंडों को जेल के टुकड़ों में से अलग कर लेना क्या कहलाता है, इल्यूशन या क्षालन कहलाता है। समझ गए? अब ध्यान देंगे बच्चों, इस प्रकार से पृथक किए गए डीएनए खंडों को आप वाहक डीएनए के साथ में जोड़कर क्या बना सकते हो, पुनर्योगज डीएनए बना सकते हो। तो सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पृथक किए गए डीएनए खंडों को वाहक डीएनए के साथ में जोड़कर और पुनर्योगज डीएनए बनाने के काम में ले लिया जाता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइमों की कहानी कंप्लीट और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट। अब बच्चों और जो महत्वपूर्ण एंजाइम है, अभी देखो साधन या औजार में अपन पहली चीज ही पढ़ रहे हैं एंजाइम, और जो महत्वपूर्ण एंजाइम शेष रह गए उनको बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।